तो ये क्लास 11th का मैथ का हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और पहला चैप्टर कौन सा है? समुच्चय। तो समुच्चय जो है, देखो ये एक बुक जो है बड़ा एक सिस्टम से लिखा होता है। तो जिस सिस्टम से बुक लिखा है वैसे ही पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं कि जो आसान लगा उसको पहले पढ़ लिए, जो टफ लग रहा है उसको बाद में पढ़ रहे हैं। तो जो भी पढ़ाई करना है वो कैसे पढ़ाई करना है? एक सिस्टम से पढ़ना है। तो पहले आपको समुच्चय सीखना है। समुच्चय के बाद फिर आप क्या सीखेंगे? संबंध और फलन, है ना। और उसके बाद फिर और चैप्टर सब हमारे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये समुच्चय देखिए क्या होता है। इसकी जो डिफिनीशन है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? वस्तुओं के सुपरिभाषित इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अब ये सुपरिभाषित का क्या मतलब है? देखो, सुपरिभाषित का मतलब होता है, इसमें दो शब्द आते हैं। एक आता है निश्चित और दूसरा आता है अलग अलग। सुपरिभाषित में दो शब्द आते हैं, ध्यान रखना। सुपरिभाषित, इसमें आपके दो वर्ड आएंगे। क्या क्या हमने बताया? निश्चित और ये अलग अलग। निश्चित को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनिट, और अलग अलग को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट, है ना। तो वस्तुओं का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें कि प्रत्येक वस्तु जो है वो निश्चित हो और हर वस्तु क्या हो? अलग अलग हो। तो ऐसा जो समूह होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। अब जैसे अब ये चीज़ आपके समझ में आया कि नहीं, उसके लिए एक क्वेश्चन लिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वादिष्ट सब्जियों का, किसका? स्वादिष्ट सब्जियों का समूह अगर बनाएं तो क्या वो समुच्चय होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब देखिए यहाँ पर पहले एक दो हम एग्जाम्पल आपको समझा देंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। देखिए, जैसे हमने बोला कि स्वादिष्ट सब्जियों का समूह बनाना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये समूह जो है सुपरिभाषित है कि नहीं। मतलब उसमें जितने भी हम वस्तु लेंगे वो निश्चित और अलग अलग हैं कि नहीं। समझ में आई बात? तो अब जैसे हमने कहा कि स्वादिष्ट सब्जियों का समूह, तो अब अगर हम स्वादिष्ट सब्जी के बारे में अगर किसी से पूछें तो अब आप देखोगे अपने ही परिवार की आप बात कर लीजिए। अगर आपके अपने परिवार में 5-6 लोग होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही सब्ज़ी पसंद आती। कोई कहेगा कि भिंडी हमको अच्छा लगता है, तो कोई कहेगा बैगन अच्छा लगता है, कोई कहेगा कि जो है नहीं हमको जो है नेनुआ अच्छा लगता है। और हो सकता है कि जिसको नेनुआ अच्छा लगता हो उसको हो सकता है भिंडी अच्छा ना लगता हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे कि यार स्वादिष्ट सब्जियों के नाम बताओ, तो वो जो नाम बता देगा सब्जी का, तो उसी के बगल में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे पागल होगा क्या, ये सब्जी कहाँ स्वादिष्ट लगता है भाई। ये अब जैसे भिंडी की बात करिए तो किसी को भिंडी बड़ी अच्छी लगेगी, दूसरा बोलेगा अरे कैसा लिप लिप करता है, हमको तो नहीं अच्छा लगता है कि नहीं है। तो यहाँ पर पता चला कि जब आप किसी एक व्यक्ति से पूछ करके स्वादिष्ट सब्जियों का एक ग्रुप बनाओगे, एक समूह बनाओगे, तो उसी में दो व्यक्ति ऐसे आ जाएंगे जो कहेंगे अरे इसमें ये सब्जी निकालो, ये कहाँ अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लगता है, उसका तो तुमने नाम ही नहीं लिखा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब हमने स्वादिष्ट सब्जियों के लिए किसी व्यक्ति से पूछ करके समूह बनाया, तो उसमें जो सब्जी हमने लिखे उसमें हर सब्जी मतलब प्रत्येक सब्जी सबके निगाह में अच्छा नहीं
टेस्टी नहीं है। किसी को कोई सब्ज़ी अच्छी लग रही है, किसी को, तो इसका मतलब हो गया कि स्वादिष्ट सब्जियों का जो समूह बनाया जा रहा है उसमें जो सब्जियों के नाम लिखे जा रहे हैं वो निश्चित नहीं हैं, इसलिए ये समूह जो है हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, अब जैसे तुम ही बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि दुनिया के खतरनाक जानवरों का समूह, दुनिया के खतरनाक जानवरों का समूह, ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे अनुसार दुनिया के जितने खतरनाक जानवर हैं उनका समूह बनाया जाए तो वो समुच्चय होगा कि नहीं? तुम्हारा होगा, तुम होगा। देखिए अब आप ध्यान से नहीं सोचे इसीलिए आप लोगों ने गलत जवाब दे दिया। आप ये सोचो, तुम अच्छा बताओ कौन सा जानवर तुमको सबसे खतरनाक लगता है? शेर लगता है। आपने बोला कि भैया शेर हमको बहुत खतरनाक लगता है, उसी शेर के साथ आप YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत से लोग खेलते हुए दिखाई देंगे, तो उनके लिए तो शेर खिलौना हो गया। अब तुम बताओ भाई तुमको कौन सा जानवर खतरनाक लगता है? अनाकोंडा। अनाकोंडा मतलब सांप, जहरीला सांप, जैसे कोई गेहूं ले लिया जाए, वो क्या कहते हैं, नाग ले लिया जाए, जिसको देखते ही हम लोग भाग जाते हैं, और आप उसी नाग के साथ, उसी अनाकोंडा के साथ लोगों को आप खेलते हुए भी देखे होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई जानवर किसी के निगाह में जो है बहुत खतरनाक है, अब वही जानवर दूसरे के लिए क्या है? खिलौना है। तो यहाँ भी तो वही बात हो गई कि खतरनाक जानवरों का आपने समूह बनाया, तो उसमें जानवरों के नाम जब लिखे गए तो किसी ने कहा कि अरे भैया ये तो खतरनाक है, और किसी ने कहा कि तो निश्चित नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है समुच्चय नहीं है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, आप तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के, जब से भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तब से लेकर के अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने, उन प्रधानमंत्रियों का अगर हम एक समूह बनाएं तो वो समुच्चय होगा कि नहीं? ये तो होगा, क्योंकि भाई जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने उन्हीं का आप नाम लिखोगे तो वहाँ तो डाउट होगा नहीं कि भैया ये हैं कि ये नहीं है। इसी तरह से आपसे कहा जाए कि पांडे कोचिंग सेंटर में क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चों का समूह, ये समुच्चय होगा कि नहीं? तो भैया होगा, क्योंकि इस कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं का ना नाम लोगे तुम, तो वो डाउट नहीं ना होगा कि ये पढ़ता है ये नहीं पढ़ता है, जो पढ़ता है हमने उसी का नाम लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस पर जो है 5-6 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होंगे। तो हमने जो बात बताई अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आई बात? बैठ जाओ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे किया जाए, है ना? तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग विधियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे पहले समुच्चय में कुछ सिंबल यूज होते हैं। सिंबल जो कि हम लोग यूज करेंगे समुच्चय में, अक्सर उसका यूज होगा समुच्चय में, रिलेशन में, फंक्शन में। तो वो कौन कौन से सिंबल, वो कौन कौन से प्रतीक हैं जिनका यूज हम लोग करेंगे समुच्चय में, उसको पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं कि जहाँ हम यूज करेंगे वहाँ आपको समझ में आ जाए। देखिए, तो समुच्चय में उपयोग में आने वाले सिंबल, हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे प्रतीक। तो कौन कौन से सिंबल हैं? देखिए, सबसे पहला है ये, ऐसे देखिए बनता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसा है कि। ठीक, अलग अलग सिंबल ऐसे देखिए अगर बना हुआ है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवयव है। अगर ये ऐसे बना करके ऐसे काट दिया तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू।
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवयव नहीं है। क्या बोलते हैं? ये सब सिंबल धीरे धीरे याद कर लेना, क्योंकि ये सब का यूज होगा। फिर अगर हमने ऐसे बना दिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स, हिंदी में बोलते हैं अस्तित्व में है। क्या बोलते हैं? मतलब कोई चीज़ नेचर में अगर है, नेचर में विद्यमान है, प्रकृति में अगर है, तो उसके लिए हम लोग डियर एग्जिस्ट का यूज करते हैं, और अगर नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ऐसे अगर बना दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? डियर डज नॉट एग्जिस्ट। अस्तित्व में नहीं है। क्लियर हो रहा है? फिर देखिए एक सिंबल ऐसे आता है, ये इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज दैट। इंग्लिश, ये हिंदी में इसको बोलेंगे इंगित करता है। ना? और मतलब कोई आप जैसे फार्मूला प्रूफ कर रहे हो या कोई कथन आप कह रहे हैं और वो कथन बाएं से दाएं सही है। क्या सही है? लेफ्ट से राइट सही है, तो ये सिंबल यूज करेंगे। अगर दोनों तरफ से सही है, लेफ्ट से राइट भी और राइट से, तो उस केस में ये यूज होता है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। ना? तो ये सब जो मेन सिंबल हैं, जो कि अक्सर हम लोग के यूज होंगे, इसको आपको धीरे धीरे क्या करना है? याद करना है। ठीक है? और इसके अलावा जो है कुछ अब पहले ये अब हम आपको बता दें कि समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, फिर आगे उस पर बढ़ते हैं। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के प्रकार। तो इसमें पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं सारणी विधि। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर मेथड। इस विधि में क्या होता है कि समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, उन देखिए तीन तरह का ब्रैकेट यूज होता है। एक ब्रैकेट आपका देखिए ये वाला होता है स्मॉल, एक मिडिल और ये एक लार्ज। तो समुच्चय के लिए हम लोग ये मिडिल वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है? तो आपको समुच्चय के जो भी अवयव लिखने हैं वो मिडिल वाले ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दीजिए, और उनको अलग अलग करने के लिए बीच बीच में कॉमा लगा दीजिए ना। जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं कि 4 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का समूह। 4 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो भैया 4 से छोटे कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 1, 2, 3। तो आप मिडिल वाला ब्रैकेट बनाइए, इसके अंदर आप लिखिए 1, 2, 3, और इनको अलग अलग करने के लिए इनके बीच में क्या करिए? कॉमा लगा दीजिए। और ये जो हमारा समुच्चय होता है, इसको हम लोग डिनोट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे। तो यहाँ जैसे आपने कैपिटल ए लिख दिया ना। अब इसमें से एक सिंबल कि ये बिलोंग्स टू का कहाँ यूज होता है। जैसे हम आपसे पूछेंगे बताओ कि इस समुच्चय में 1 है,
है, तो देखिए ऐसे लिखा जाएगा 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक, हम आपसे पूछेंगे भाई बताओ इस समुच्चय में 5 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। एक्सरसाइज में जब तुम आओगे ना तो इस तरह का दिया रहेगा, ऐसे दे करके और ये बीच में खाली जगह छोड़ देगा, अब बोलेगा इसमें उपयुक्त सिंबल का यूज करिए। क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से तो ये वो विधि हो गई, इसको क्या बोलते हैं, सारणी विधि। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। या फिर इसको बोलते हैं गुण विधि। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ये तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है, इसे कोई समुच्चय बहुत बड़ा, अब जैसे इसी में बहुत सारे अवयव अगर हो जाएं तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उसको छोटे में कैसे लिखा जाए, तो छोटे में लिखने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल का यूज करने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ऐसे लिखेंगे A=, यही वाला देखिए लिखना है। लेकिन इस विधि का इस्तेमाल तभी हो पाता है जब समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उसमें कोई एक गुण होना चाहिए जो सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे इन तीनों में क्या गुण है कि सब के सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं और सब के सब 4 से छोटे हैं। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, x ऐसा है कि, कैसे पढ़ेंगे, x ऐसा है कि x लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, मतलब x प्राकृतिक संख्या है और x जो है 4 से छोटा है। ये देखिए इस विधि में लिखा गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऐसा है कि x 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां आपको क्लियर समझ में आ गई। अगर अब समुच्चय में जैसे अवयवों की संख्या को दिखानी हो, जैसे इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3 है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A=3। समुच्चय A में कितने एलिमेंट हैं, 3। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। कहानी समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से जो है इसका यूज हो जाता है। अब जो है हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के समुच्चय होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखना है, क्योंकि वो एक मतलब जो है अक्सर यूज होगा। जैसे तो विभिन्न प्रकार के समुच्चय, तो जैसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं या धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल N से। देखो कैपिटल N, या फिर इसको लिखते हैं Z+ भी लिखते हैं, I+ भी लिखते हैं, I से इंटीजर भी होता है। और ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए तो N का यूज करते हैं, ये पूर्णांकों के लिए Z का यूज करते हैं। लेकिन हमने बोला धन पूर्णांक, तो Z के ऊपर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो इसमें देखिए क्या क्या लिया जाएगा, 1 2 3 ना। फिर आता है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, तो निगेटिव जो हमारे इंटीजर होते हैं उनको Z- लिखिए।
या फिर आप चाहें तो i माइनस भी लिख सकते हैं। ऋण पूर्णांक क्या क्या हो जाएंगे, जितने भी माइनस वाले हैं, से -3, -2, -1, इधर घटते जाइए, -3, -4, -5 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। फिर तीसरा है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय में से z लिखिए या फिर i लिखिए। तो इसमें देखिए ये जितने भी धन पूर्णांक हैं, ये जितने भी ऋण पूर्णांक हैं, इन दोनों को मिला दीजिए और इसके साथ में जीरो भी डाल दीजिए। जीरो देखो ध्यान रखना, जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, जीरो केवल पूर्णांक है। तो ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते हैं, ये हो गया। फिर आता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। किसका, इनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो इसको हम लोग दिखाते हैं Q से। किससे दिखाते हैं, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए ये पूर्णांक देख रहे हो ना, तो ऐसी जितनी भी संख्याएं बनेंगी जो कि दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखी जाएंगी, बस शर्त ये है कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो हर में जीरो छोड़ करके बाकी किसी भी दो पूर्णांक का अनुपात आप लिख दोगे तो वही बन जाता है परिमेय संख्याएं। मतलब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखी जा सकती हैं ना। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, x ऐसा है कि x बराबर p/q, जहाँ pq बिलोंग्स टू इंटीजर और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी दो पूर्णांक का अनुपात अगर लिख दिए तो वही क्या बन जाता है, परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जैसे √2, √3, ये सब कभी नहीं लिखा जाएगा, तो वो सब आपका अपरिमेय हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मान लीजिए q डैश से दिखा देते हैं, तो ये हो जाता है आपका x ऐसा है कि x जो है वो p/q के बराबर नहीं लिखा जा सकता, और यहाँ pq बिलोंग्स टू इंटीजर और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं। क्लियर हो रहा है। फिर वास्तविक संख्याएं, इनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर के सेट को r से दिखाते हैं। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ये सब बच्चे याद नहीं रखते हैं, इसका बड़ा यूज होता है। ये सब नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन करने में फंस जाएंगे। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होती हैं, तो ये जितना भी यहाँ लिखा गया ना, जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं ये सब वास्तविक संख्याएं। मतलब आप पूछेंगे कि फिर वास्तविक कौन नहीं है, तो वो संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में होती हैं, वो संख्याएं जो, तो रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं को हटा दीजिए, जो बच गए वो सारे के सारे वास्तविक हो गए। ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का। तो यहाँ लिखा जाता है x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। अब पहचानने का क्या तरीका है, समझ गए ना, कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है मतलब वास्तविक, बस सीधा ध्यान रखें। तो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये हो गया। तो इतनी चीज़ें आपको जो है याद कर लेनी है। और पहला एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के अनुसार पहला एक्सरसाइज आप इस पे करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और पहला एक्सरसाइज शुरू करो।